हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इसको तुम चैप्टर बोल लो या टॉपिक बोल लो, जो एक लिंक में हम लोगों का चल रहा है, जो कि तुम लोगों का फाइनल अकाउंट्स। अब तुम सोचोगे भैया एकदम कंटेक्स्ट से हट के कहा हम लोग जंप कर गए बीच के सारे चैप्टर्स को स्किप करते हुए फाइनल अकाउंट्स में। तो मैं तुम लोगों को बोल के रखा था कि मैं अपने सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, जो सीक्वेंस में तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाओगे और मुझे भी एक रिदम बन पाएगा पढ़ाने में। तो वो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग आ गए हैं एक जो हम लोगों की पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उसके लास्ट पड़ाव पे, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब नाम में ही आंसर है, फाइनल अकाउंट्स मतलब लास्ट हम लोग अकाउंट बनाने वाले हैं, हो गया। और इसके बाद हम लोगों की अकाउंटिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। वैसे देखो तुम लोगों के नोट्स एंड ऑल ये सब यहाँ पर रेडी है, ठीक है, बट मैं तुम लोग को एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग व्हाट डू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स सब अलग अलग एंटिटीज के अलग अलग होता है। हम लोग कौन सा पढ़ने वाले मैं तुम लोग को बता देता हूं। हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ने वाले हैं। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलती है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बनता है। ठीक है, बट अब ये कंपनी वाला पोर्शन तुम इंटर में पढ़ोगे, बट फाउंडेशन लेवल पे हम लोग पढ़ने वाले सोल प्रोप्राइटर की। ठीक है, किसकी पढ़ने वाले? सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ने वाले। सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। अब एक चीज को समझना, एक बिजनेस दो ही प्रकार के काम कर सकता है, दो भी नहीं, बेसिकली एक बिजनेस तीन प्रकार के काम कर सकता है। बोलो कौन से कौन से? एक बिजनेसमैन हो सकता है कि वो बनाता हो और फिर बेचता हो, तो इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और देन सेल करता है कोई भी चीज को। मैन्युफैक्चरिंग मतलब खुद बनाते हैं और सेल करते हैं। एक टाइप का बिजनेस क्या हो सकता है? वो ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग मतलब वो इधर से खरीदेगा और इधर से प्रॉफिट ऐड करके बेच देगा, खरीदेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा और बेच देगा, तो एक ट्रेडिंग का काम हो सकता है। और एक तीसरे टाइप का बिजनेस हो सकता है सर्विस प्रोवाइडिंग का, जो मैं कर रहा हूं। मतलब हम आपको कुछ इंटेलेक्चुअल राइट देते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल चीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं या कुछ ऐसी चीज, और उसके बदले हम चार्ज करते हैं। हम आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। जैसे मेरे एग्जांपल लोगे तो मैं तुम लोगों को नॉलेज दे रहा हूं और नॉलेज के बदले में तुमसे पैसे ले रहा हूं अगर, ठीक है। तो यहां पर मैं तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा हूं जो तुम सीन और टच कर सको, मैं तुमको एक नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं और उसके बदले तुम मेरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो सर्विस हो गया। ट्रेडिंग में क्या हो गया कि मैं इधर से खरीदूंगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा और इधर से बेच दूंगा। कोई भी बीच में यूटिलिटी ऐड करने का काम मैं नहीं करूंगा। यूटिलिटी ऐड करना मतलब उस प्रोडक्ट को और एनरिच करना, ये काम मैं नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बेकरी वाले से ब्रेड खरीद के, ठीक है, मतलब बेकरी वाला भी नहीं, मान लो एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, उससे मैं ब्रेड खरीदता हूं और उसके ऊपर मैं क्रीम वीम लगा के डिजाइन विजाइन लगा के केक बनाता हूं, तो मैं ट्रेडर नहीं हूं। मैं ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूं। किसका काम कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग का। ट्रेडिंग का मतलब होता है एज इट इज खरीदो और बेच दो, वो होता है ट्रेडिंग का काम। अगर मैं कुछ भी वैल्यू एडिशन कर रहा हूं कोई चीज में खरीद के, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के काम के अंदर आ जाएगा। तो तीन तरीके की ही काम कर सकता है एक सोल प्रोप्राइटर। क्या बोल रहा हूं मैं, किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? एक चीज ध्यान में रखना, सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? सोल प्रोप्राइटर के बारे में। सोल प्रोप्राइटर मतलब कोई एक ही पर्सन जो मालिक होता है, ऐसा काम जिसमें एक पर्सन मालिक होता है। किराने वाले भैया हो गए, वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये वो या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, खुद बना के बेचेगा, या तो ट्रेडिंग करेगा, खरीद के बेचेगा, और या तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात को। एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज बनाता है वो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बनाता है। अब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? है तुम्हारे सिलेबस में, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सिलेबस में ये चीज कवर्ड है, तो मैं तुमको बताऊंगा। कुछ नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, मैं कॉस्ट निकालता हूं कि मेरे को कितना खर्चा लगा अपने उसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में। प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा लगता है वो यहां पर पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद सेकेंड नंबर पे बनता है ट्रेडिंग का अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। फिर थर्ड नंबर में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर फोर्थ नंबर पे बनती है बैलेंस शीट। तो ये चार चीजें बनती है एक मैन्युफैक्चरिंग, जो एक पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है उसके फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये चार चीजें बनती है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहा है, मतलब खरीदेगा और बेचेगा, खरीदेगा और बेचेगा, उसके अंदर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनता है बैलेंस शीट। टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें तुम्हारे नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है। और एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है भैया, ठीक है। ये हम समझ गए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स।
हम बना क्यों रहे हैं? तो जैसा कि नाम में ही आंसर है, फाइनल अकाउंट्स, मतलब एक ऐसा अकाउंट बना रहे हैं जो लास्ट अकाउंट है, इसके बाद कोई भी अकाउंट नहीं बनेगा। तो इस अकाउंट के अंदर मैं बताता हूं अब तुम लोगों को ये चीज बताने का रीजन क्या था। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाती है? ऑब्जेक्ट बता रहा हूं फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन का, ताकि वो ये पता लगा सके कि कितना खर्चा हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्चा हुआ है प्रोडक्ट को। अब आप बच्चे मेरे को बताएंगे कि मैं एज अ मैन्युफैक्चरर क्यों जानना चाहता हूं कितना खर्चा हुआ है? फटाफट से बताओ, मैं क्यों जानना चाहता हूं कि मेरा कितना खर्चा हुआ है प्रोडक्ट के पीछे? व्हाई आई वांटेड टू नो? ओके तो बच्चों के बहुत सारे ओपिनियन आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, प्रॉफिट एनालाइज करने के लिए, कॉस्ट एनालाइज करने के लिए और प्राइस फिक्स करने के लिए। इस टाइप के 3-4 आंसर आए। तो मैं तुम लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तुम ये मत सोचो, तुम थोड़ा सा तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को मिक्स कर दे रहे हो। मैं सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का सिर्फ एक पर्पस है, कॉस्ट डिटरमाइन करना किसी भी प्रोडक्ट का। और कॉस्ट क्यों डिटरमाइन करूं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये स्केल बनाता हूं, मेरा ये स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं इसको बनाता हूं, तो मेरे को इस स्केल की कॉस्ट क्यों जाननी है? मान लो इस एक स्केल को बनाने के लिए मेरे को 5 रुपए लगता है, पूरा मिला के, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लेबर चार्जेस, प्लास्टिक, प्रिंटिंग, एवरीथिंग मिला के, मेरे को पूरा पूरा मिला के, मेरे सारी फाइनेंस की चार्जेस, मेरी सैलरी वैलरी पूरा मिला के मेरे को 5 रुपए लगता है। अब ये 5 रुपए कैसे पता चला? वो इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग में तुम लोग पढ़ोगे कि कैसे निकालते किसी एक प्रोडक्ट के पीछे कितना खर्चा हुआ है, वो कैसे पता चलता है। तुम लोग को ऐसे लगता होगा ऊपर ऊपर से देख के, अरे प्लास्टिक तो लगा है भैया और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा जिस मशीन का, दो ही तो खर्चे हैं इसके ऊपर, तो तुम गलत हो। इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को जो सैलरी मिलती है उसका एक पोर्शन इस स्केल को एलोकेट होता है। पर वो बहुत डिटेल वाली बात है, इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ोगे। बाकी मान लो 5 रुपए खर्चा होता है इस स्केल को बनाने में, तो अब अगर मेरे को इसकी कॉस्ट पता चल गई है ना, तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा और मैं ये डिटरमाइन कर पाऊंगा कि मेरे को इसका कितना सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, ताकि मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। और मैं ये भी पता लगा सकूं कि कैसे मैं अपने इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करूंगा। तो पॉइंट यही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। हो गया क्लियर? यस। अब आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो नाम में ही आंसर है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम होंगे ना वो यहां पर आएंगे। अब तुमको क्या लगता है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी परचेज और सेल नहीं करती होगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट पता करते हैं। अब जब बाकी का कुछ परचेज और सेल का काम होगा, मेजरली सेल का ही काम होगा, परचेज का काम यहाँ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो गया है, तो अब और कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा मेरे को। पर सेलिंग का जो काम चल रहा होगा वो यहाँ पर चल रहा होगा। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी जो भी परचेजेज होती है, मैं जो भी खरीद के ला रहा हूं और मैं जो भी बेच रहा हूं, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस, और उस टाइम पे जितने भी मेरे खर्चे हो रहे हैं या जितने भी मेरे इनकम हो रहे हैं, वो सब मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में लिखता हूं। किसके अंदर लिखता हूं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखता हूं। ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं वो खर्चे या वो इनकम लिखता हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ, मैं स्टेशनरी वाला बंदा हूं, आई एम अ स्टेशनरी शॉप ओनर, तो अगर मैं स्टेशनरी वाला बंदा हूं तो मेरा बिजनेस किस चीज का है ये बताओ, फटाफट से बताओ, मेरा बिजनेस किस चीज का है? बताओ। स्टेशनरी का बिजनेस है। तो मैं स्टेशनरी जो परचेस करूंगा या सेल करूंगा, परचेस सेल करूंगा, ये मेरा बिजनेस है। स्टेशनरी को परचेस सेल करना मेरा बिजनेस है, तो वो ट्रेडिंग के अंदर आएगा। अब मेरे को बताओ, मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करता हूं अपनी दुकान की। मेरे को बाई चांस बताओ तुम मेरी दुकान में आए पेन खरीदने के लिए और उस टाइम पे मेरी लाइट नहीं है, मेरे दुकान में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो तुम ऐसे बोलोगे क्या? अरे यार मैं तो परचेस करने आया था पेन, पर यहां तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं पेन नहीं खरीदता। ऐसे बोलोगे तुम कि यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं पेन नहीं खरीदता। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे शॉप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से मेरी ट्रेडिंग में कोई डिस्टर्बेंस आई क्या? मेरे ट्रेडिंग में कोई डिस्टर्बेंस आई? नहीं आई। तो इसको अपना इनडायरेक्ट खर्चे बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं तुम लोगों को दो टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। क्या टर्मिनोलॉजीज, आपको इसको क्लासिफाई करने आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अ बेंचमार्क। याद कुछ भी नहीं करना है, पर दो टाइप के खर्चे आपको समझ के चलने नेचर के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कैसे आप एक एक्सपेंसेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्लासिफाई कर सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर खर्चा नहीं हुआ और उस खर्चे के नहीं होने के कारण, उस एक्सपेंस के नहीं होने के कारण अगर आपकी ट्रेडिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या बोला मैं सुने, मान लो आपको 1000 रुपए खर्चा करना था और आप वो खर्चा नहीं किए और उस वजह से आपकी ट्रेडिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ गई। कब कब ट्रेडिंग में डिस्टर्बेंस आ सकती है, आपको रॉ मटेरियल परचेस करके लाना था, आप नहीं खरीद के लाए, हो गया ट्रेडिंग डिस्टर्ब। भाई मटेरियल ही नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, पॉइंट है। आपको डायरेक्ट लेबर्स को आपने पैसे नहीं दिए तो लेबर्स काम रोक दिए, स्ट्राइक पे चले गए, तो आपकी ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, आपने टेम्पो वाले को भाड़ा नहीं दिया, टेम्पो वाला आपका सामान ही नहीं लेके आया, आप खरीद लिए थे, शॉप में पड़ी हुई थी सामान, उसको फैक्ट्री तक लेके आना था, फैक्ट्री तक लाने के लिए जो गाड़ी यूज होती है उसके आपने चार्जेस पे नहीं किए, गाड़ी वाला सामान नहीं लेके आया, प्रोडक्शन रुक गया, हो गया डिस्टर्बेंस। ठीक है, आपने मशीनरी के अंदर फ्यूल नहीं डलवाया, फ्यूल है ना, तो हो गया डिस्टर्बेंस। अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, मेरे को फटाफट से बताओ, ये फैक्ट्री है मेरी और ये मेरा ऑफिस है। देखो, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा फोकस करना है। तुम लोग ऐसे लगेगा भैया बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हो, समझाने के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे बैठना चाहिए कि कभी बाहर ना निकले। ये मेरा फैक्ट्री, मेरा ऑफिस है। मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं किया फैक्ट्री का, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं किया। मेरे को एक बात बताओ, फैक्ट्री के अंदर लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, फटाफट से बताओ, क्या मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, यस मेरा डिस्टर्ब होगा। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। मैंने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं किया, ऑफिस के एसी बंद, लाइट बंद, पंखे बंद, सब बंद, सिस्टम बंद हो गए, सारे कंप्यूटर बंद हो गए, पर फैक्ट्री का पे किया था। फैक्ट्री में लाइट है, ऑफिस में लाइट नहीं है, तो ऑफिस में लाइट नहीं होने के कारण फैक्ट्री के अंदर जो काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम जो चल रहा है, क्या वो डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। तो ये इनडायरेक्ट खर्च है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये बेंचमार्क होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस अगर मैं आपको दे रहा हूं, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जो शिप आती है ना, शिप आती है तो शिप डॉक पे रुकती है आके, किनारे पे रुकती है आके, उसको डॉक बोलते हैं, डॉक यार्ड, वहां पर रुकती है, वहां पर आपको एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। अगर मैं ऑक्ट्रॉय नहीं दिया तो मेरा सामान मेरे फैक्ट्री में लाने देंगे उन लोग, क्या उन लोग डॉक से मेरे सामान को रिलीज करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो मेरा डायरेक्ट खर्चा हो गया। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा अगर रॉ मटेरियल मेरी फैक्ट्री नहीं आया तो। समझ में आ रही है बात। तो ये एकदम सिंपल बेंचमार्क डिसाइड करने का कि एक खर्चा डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। अगर वो खर्चे के पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को रोक देगा, अगर उसके पास इतनी ताकत है तो वो डायरेक्ट खर्चा है। और अगर उस खर्चे के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे प्रोडक्शन में, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी इंपैक्ट डाल सके, तो वो इनडायरेक्ट खर्चा है, एज सिंपल एज दैट। तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, क्या बोला मैं, जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में होते हैं। क्लियर है सबको, इनडायरेक्ट नेचर, इनकम और एक्सपेंस दोनों ना, इनकम और एक्सपेंस दोनों, दोनों की बात कर रहा हूं। वो कहां आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट नेचर के आते हैं, पीएनएल में इनडायरेक्ट नेचर के आते हैं। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर आपके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी या जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट, उसके बैलेंस होते हैं। हम लोग लेजर में सीख के आए कि नहीं सीख के आए हैं कि साल के अंत में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है। तो भाई ये बैलेंस कहां दिखाओगे तुम बिजनेसमैन हो, मैं तुमसे आके पूछा कितना कैश का बैलेंस है, तुम अपना लेजर खोले और ढूंढ रहे हो, एक मिनट बता रहा हूं। हाँ मेरे कैश का ना 90,000 बैलेंस है। अच्छा, और डेटर का कितना बैलेंस है, अच्छा डेटर का 1 मिनट बता रहा हूँ, भाई जल्दी बता, हाँ बता रहा हूँ, फिर ढूंढे, बताओ मेरे को, बताओ तुम्हारी 50 बुक्स भरी पड़ी है लेजर लेजर अकाउंट से, तुम ऐसी ढूंढ ढूंढ के बताओगे कि तुमको एक जगह पे सारे बैलेंसेस, जो भी तुम्हारे बैलेंस कैरिड डाउन है, चाहे वो रियल अकाउंट हो चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, जितने भी बैलेंस कैरिड डाउन है उनके बैलेंसेस क्या तुमको एक जगह पे शो नहीं करने चाहिए, फटाफट से बताओ, करने चाहिए। और वही एक जगह
जहां पर ये सारे बैलेंसेस शो होंगे वो है तुम्हारी बैलेंस शीट, जो उस दिन तुम्हारे बिजनेस की पोजीशन बताएगी कि तुम्हारे पास कितने एसेट्स है, कौन से प्रकार के एसेट्स है, और कितनी लायबिलिटीज है, और कौन से प्रकार की लायबिलिटीज है, वो बताने का काम करती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग जो बिजनेस होता है उसके अंदर भी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सेम नेचर का बनता है। और मेरे को एक बात बताओ, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मेरे को एक बात बताओ, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या मेरे को कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ता है क्या? रॉ मटेरियल मंगा के, रॉ मटेरियल मंगा के मेरे को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। क्या मेरे को कुछ खरीदना पड़ता है तुम लोग को देने के लिए? क्या मेरे को दिमाग खरीदना पड़ता है तुम लोगों को देने के लिए? नहीं, मेरे पास जो चीज है मैं वही देता हूं तुम लोगों को। तो इसलिए ना मेरे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है, ना मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो ही अकाउंट, एक ही चीज की जरूरत है, वो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। हाँ, क्योंकि मेरे पास एसेट्स हैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास आईपैड है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास लाइट्स है, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, मेरे पास एवरीथिंग, मेरे पास एसेट्स हैं। मेरे पास लाइबिलिटीज भी होंगी, है मेरे पास लाइबिलिटी है, मेरी बहुत सारी चीजों की ईएमआई कटती है, ठीक है, हर महीने, तो मेरी लाइबिलिटीज भी है। पर मैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करता। वैसे एक ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करता, वो बस खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल अकाउंट्स which we are going to prepare in context of a sole proprietor। और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद सीखेंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। बट इस चैप्टर के अंदर हमारा क्लियर फोकस होगा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? मतलब अभी तक मेरे को सिर्फ 15 मिनट लग गए तुमको ये समझाने में कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, करने क्या वाले हैं। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग घर से निकल गए और तुमको यही नहीं पता तुमको कहाँ जाना है, तो तुम पूरे दिन भटकोगे और शाम को घर वापस आ जाओगे, यही होगा तुम्हारे साथ। इसी को हम बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये काम हमको नहीं करना है। मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही तुमको बता दूं हमारा चैप्टर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उससे तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये चैप्टर हम फिनिश कर लिए, ये चैप्टर हम खत्म कर लिए, तो उसके बाद हम लोगों को इस टाइप की नॉलेज मिल जाएगी कि एक सोल प्रोप्राइटर अपनी फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करता है। क्लियर है सबको? और ऑफ कोर्स पहली दूसरी क्लास से तुमको इंटरेस्ट होगा जानने में कि भैया बार बार ट्रेडिंग पीएनएल की बात करते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल की बात करते हैं, ये होता क्या है। तो इस चैप्टर में तुम्हारा ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम पूरा अकाउंटिंग सीख चुके हो। इसके बाद मेरे को आने वाले किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यू आर नाउ द क्रीम मटेरियल। अब जो भी बच्चे यहां तक लेक्चर खत्म कर लेंगे वो क्रीम मटेरियल बन के बाहर निकल गए। अकाउंटिंग का उनका पूरा प्रोसेस आता है, तो अब मैं कोई भी चैप्टर कम्युनिकेट बहुत बेटर कर पाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो ये तो मैं तुम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था फाइनल अकाउंट्स। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आज का पूरा लेक्चर हम लोगों का सिर्फ एक टॉपिक पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा था। ओके, लेट्स कम फॉरवर्ड टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, विच इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल डील इन द लास्ट एट लास्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं फॉर्मेट में नहीं जा रहा हूं, मैं फिर से बताना, मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूं। एवरीथिंग आई प्रोवाइडेड हियर। ये देखो, मैं दिखा देता हूं तुम लोग को, ये देखो, ये डेफिनेशन तुम लोग बोलोगे भैया टेक्निकल भाषा में चाहिए, सब मिला हुआ है नोट्स के अंदर। मैं नहीं दे रहा, मैं तुमको देसी हिंदी भाषा में समझाऊंगा। नोट्स बनाने में मेरे को मेहनत लगती है, ठीक है, तो नोट्स तुम रेफर कर लेना टेक्निकल। वैसे तुमको जरूरत नहीं है टेक्निकल नॉलेज की, तुमका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो खरीदे, जो बेचे, ठीक है, जो परचेस किए, जो सेल किए, वो सारी चीजें आती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको नटूरे बताना चाहता हूँ। व्हाट डू मीन बाय नटूरे भैया? नटूरे बेटा, नटूरे नहीं पता आपको? नेचर का निकनेम है नटूरे। व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? इट इज जस्ट अ नॉमिनल अकाउंट। It is just a nominal account. So you need to focus on, okay, what do you mean by a nominal account? So debit all expenses and losses, credit all incomes and gains is a nominal account. तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो नॉमिनल नेचर शो करेगा। मतलब कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ तो इसको ये डेबिट कर देगा, और कोई भी इनकम या गेन हुआ तो इसको ये क्रेडिट कर देगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिमाग में लेके चलना है कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट उसको अपनी तरफ डेबिट कर देगा, और कोई भी इनकम या गेन हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट उसको अपनी तरफ क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। ये सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके चलना। तो होता क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, समझना। मेरे को एक बात बताओ, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं मेरे बिजनेस से रिलेटेड? तुम लोग बताओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताना तुम लोग।
व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं ट्रेडिंग के दौरान? ट्रेडिंग मतलब नॉर्मल बिजनेस के दौरान क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जो मेरे डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रेडिंग से? यस। तो सबसे पहला आइटम तो भैया ट्रेडिंग करना है तो मेरे को सामान खरीद के लाना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, मैं परचेज करूंगा। परचेज ऑफ क्या करूंगा? गुड्स। मैं गुड्स को परचेज करूंगा। ठीक है, मैं गुड्स को परचेज करूंगा, डन है। इसके अलावा भैया गुड्स परचेस करके ला रहा हूँ तो भैया गुड्स वहां जहां से खरीदा हूँ और जहां मेरी दुकान है उस बीच में भैया कुछ गैप है, और वो गैप को मैं हाथ से फुलफिल नहीं करूंगा भैया। मैं साइकिल में नहीं लाऊंगा, बहुत सारा सामान लेके आता हूँ मैं भैया। मैं कोई कोई गाड़ी को हायर करूंगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैं पे करूंगा, और उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को हम अकाउंटिंग की भाषा में मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और अकाउंटिंग की भाषा में हम उसको कैरियज बोलते हैं, या हम उसको फ्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियज बोलते हैं, या हम उसको फ्रेट बोलते हैं। तो भैया ये खर्चा मेरा होगा। अब सोचो, पूरा इमेजिन, पूरी स्टोरी बनाओ ना, स्टोरी बनाओ पूरी। गया मैं खरीदा, मैं टेम्पो में डाला, मैं यहां ले आया। अब मैं लेके आया तो मेरे को एक बात बताओ, वहां पर सामान लोड हुआ होगा गाड़ी में। फैक्ट्री आने के बाद, फैक्ट्री नहीं, दुकान आने के बाद, दुकान आने के बाद सामान अनलोड हुआ होगा। तो ये लोडिंग अनलोडिंग का काम मैं किया होगा, या मेरे पास कुछ वेजेस मतलब कुछ लेबर होंगे मेरे पास काम करने के लिए? होंगे ना लेबर्स जो काम देखते होंगे, जो दुकान का काम देखते होंगे। मेरे को एक बात बताओ, आइडेंटिफाई करना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं किराने दुकान वाला हूं और मैंने अपने एक लड़का रखा हुआ है जो मेरी दुकान को देखता है। जिस दिन वो लड़का नहीं आया, क्या मेरा ट्रेडिंग का काम डिस्टर्ब होगा? फटाफट से बताओ। वो लड़का नहीं आया, वो लड़का दुकान को देखता है, क्या मेरा ट्रेडिंग काम डिस्टर्ब होगा? यस, 100% डिस्टर्ब होगा। मेरे को एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है तुम किराने वाले भैया के पास गए, तुम बहुत देर से खड़े हो, भैया सामान ही नहीं दे रहे, तुम बोल रहे हो भैया जल्दी दो ना, तो बोल रहा है अरे दीदी आज लड़के नहीं आए हैं इसलिए दुकान संभालने में मुश्किल हो रही है। आज लड़के नहीं आए हैं इसलिए दुकान संभालने में मुश्किल हो रही है, त्योहार का टाइम है, लड़के छुट्टी लेके चले गए हैं। ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं, कभी तो सुने होंगे। बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस दिन ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो गए, उनका उस दिन ट्रेडिंग का काम डिस्टर्ब हो गया। तो लेबर के नहीं आने की वजह से काम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ थर्ड में मैं लिखता हूँ वेजेस, क्योंकि वेजेस हम पे करते हैं लेबर को। इंप्लॉय को सैलरी देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, वेजेस हो गया। मेरे को एक बात बताओ, दुकान, दुकान या फैक्ट्री के अंदर जो लाइटें जल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है दुकान के अंदर, या मेरे उसके फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो जो लाइटें वाइटें जल रही है फैक्ट्री के अंदर, अगर वो बंद हो गई तो अगर कोई फ्यूल, कोई पावर, कोई लाइटिंग का खर्चा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझ में आ जाएगा, तो वो भी मेरे डायरेक्ट खर्चे हो गए। और कोई डायरेक्ट खर्चा हो सकता है? हाँ, वही फ्यूल एंड पावर। और कोई डायरेक्ट खर्चा हो सकता है? देखो खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं, हमको क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। पर इन अ जनरल कंटेक्स्ट, इन अ जनरल कंटेक्स्ट, क्या यही डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं? फटाफट से बताओ, क्या यही वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं? यस। ठीक है। अब मेरी डायरेक्ट इनकम क्या क्या होती है? मेरी डायरेक्ट इनकम जो बिजनेस से, एकदम डायरेक्ट बिजनेस से कौन सी इनकम होती है? सेल्स। यस। और एकदम डायरेक्ट बिजनेस से कौन सी इनकम होती है डायरेक्ट, जो एकदम ट्रेडिंग से हो रही है? इसके अलावा कोई है? इसके अलावा और कोई इनकम है जो डायरेक्ट बिजनेस से होती है? नहीं है। इसके अलावा कोई इनकम ही नहीं है, मेरा काम ही बेचने का है। तो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक होता है, और वो होता है सेल्स। अगर तुम सोच के देख लो, तुम खुद सोच के देख लो, मेरा डायरेक्ट बिजनेस से सिर्फ एक ही प्रॉफिट होता है, एक ही इनकम होती है, और वो होती है सेल्स। सेल्स के अलावा और कोई इनकम का सोर्स नहीं मेरा बिजनेस का डायरेक्ट। भाई भाई मेरा काम ही खरीदने बेचने का है, तो खरीदते टाइम तो बहुत सारे खर्चे होंगे, पर इनकम का एक ही डायरेक्ट सोर्स है, और वो है सेल्स। क्या है? सेल्स। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मोटा मोटा यही आइटम आते हैं। और दो चीजें आती है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, वो मैं तुम लोग को बताते टाइम, बनाते टाइम बताऊंगा। मोटा मोटा ये चीज आती है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। तो चलो एक बार हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखता है। तुम लोग ये मत सोचना बहुत टेक्निकल है कुछ, जो मेरा बेसिक लेजर का फॉर्मेट है ना, उससे भी इजी फॉर्मेट है। यहाँ तो डेट पर्टिकुलर्स भी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस,
पर्टिकुलर अमाउंट, ये एकदम बेसिक फॉर्मेट है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का। हम्म, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अपने दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना। तो उस हिसाब से क्या क्या खर्चे मेरे डेबिट होते हैं। तुम लोग बोले भैया परचेजेस, मैं कुछ परचेज करके ला रहा हूं, डायरेक्ट खर्चा है, डेबिट होगा। भैया वेजेस, ओके। भैया फ्यूल एंड पावर, ओके। भैया फैक्ट्री लाइटिंग, ओके, ठीक है। और कोई डायरेक्ट खर्चा है अपने पास, भैया कैरियज, ओके, या फिर फ्रेट, ठीक है। वो भी कैरियज और फ्रेट कब का, जब मैं खरीदते टाइम दे रहा हूं, खरीदते टाइम कैरियज और फ्रेट दे रहा हूं तब का, ठीक है। बेचते टाइम का भी होता है, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। इनकम का सोर्स क्या है, एक ही है भैया, सेल्स, ओके। तो इतने आइटम बच्चों ने मेरे को बताए अपने दिमाग लगा के। अब इन्हीं आइटम से मैं कुछ एडिशन कराना चाहूंगा, सब्ट्रैक्शन नहीं, इन्हीं आइटम से मैं कुछ एडिशन कराना चाहूंगा। तो पहला एडिशन है, पहला एडिशन। अब इसी चीज, सबसे ज्यादा टाइम मेरे को यही चीज समझाने में तुम लोगों को लगेगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं भैया आप मेरे को स्टार्टिंग में एक बात बोले, मैं बोला क्या, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है। तो प्लीज भैया आप इस दायरे के अंदर सारी चीजें रखना, मैं बोला ओके। और जब मेरे को इस दायरे के अंदर चीजों को रखना है तो मेरे को बच्चों के साथ में उस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है। डेबिट साइड में एक आएगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, ओ, और क्रेडिट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये चीजें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गई। क्यों आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गई, क्योंकि ना मेरा ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस नेचर का है और ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। तो बच्चे यहीं पर बाउंस हो जाते हैं, बोलते हैं भैया ये तो फिर तो रूल्स भैया कोई काम की नहीं है, क्योंकि रूल्स के अंदर तो कोई चीज फिट बैठती नहीं, एक्सेप्शन आ जाता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन, बनाना बॉन्ड, एक्सेप्शन, है ना। नहीं बेटा, अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं समझाऊंगा इसका लॉजिक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आ गया, ठीक है। पर ये क्यों आया भैया, ये तो एसेट नेचर है, स्टॉक एसेट नेचर होता है। मेरे को एक बात बताओ, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, फटाफट से बताओ। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, डेबिट साइड आता है। और ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। इसका एविडेंट क्या है भाई, इतने सारे चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, लेजर पढ़ के आए हैं, है ना, कैश बुक पढ़ के आए, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता था, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता था। ब्रॉड डाउन डेबिट साइड होता था, कैरिड डाउन क्रेडिट साइड होता था। ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि ओपनिंग इधर होती है तो क्लोजिंग इधर होती है, ठीक है। तो वो चीज है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड दिख रहा है। पर क्यों भैया, ट्रेडिंग अकाउंट तो एसेट का नेचर ही नहीं है, क्यों दिख रहा है। तो चलो ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं तुम लोग को एक बात बताता हूं। मैं तुम लोग से एक बात पूछता हूं, देखता हूं तुम लोग के अंदर अकाउंटेंट वाला खून दौड़ रहा है कि नहीं। मैं 100 आइटम्स परचेस करके लाया, एट द रेट 20 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया ये, 2000 रुपए। मैंने 80 आइटम्स सेल कर दिए एट द रेट 50 रुपए के हिसाब से, 4000। तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, फटाफट से बता दो, 2 सेकेंड। मैंने परचेज किया 2000 रुपए में और सेल कर दिया 4000 रुपए में, तो मेरा कितने का प्रॉफिट हो गया, फटाफट से बताओ। 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ओके डन, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैं एक और चीज करता हूं, 100 आइटम्स परचेज एट द रेट 20, 2000। 80 आइटम्स सेल एट द रेट 50, 4000। 80 आइटम्स परचेज एट द रेट 20, 1600। तो ये हो गया 2000, 34, 2400 प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, दो प्रॉफिट मैं तुम लोग के सामने निकाल दिया हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन लेके। कौन सा प्रॉफिट तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है, मतलब तुम एक बिजनेसमैन हो,
तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉफिट सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? 2000 में परचेस किया, 4000 में सेल कर दिया, तो 2000 का प्रॉफिट सही है या नीचे वाला प्रॉफिट सही है? देखो मैं तुमको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ना, मैं किया क्या हूं। मैं ये किया हूं कि मैंने 100 आइटम परचेस किए हैं 20 रुपए के, तो मेरे 2000 रुपए कॉस्ट लग गया सामान खरीदने में 2000 रुपए लग गया मेरे को। इसमें से मैंने 80 आइटम्स को सेल कर दिया 50 रुपए का एक, तो 4000 की मेरी सेल हो गई। तो मैंने 2000 में परचेस किया था, पर मैं 4000 में 80 आइटम्स को बेचा हूं। ठीक है, 100 आइटम 2000 में परचेस करके 80 आइटम में 4000 में बेच दिया, तो 2000 रुपए का मेरा प्रॉफिट, मैं ऐसा बोला फर्स्ट केस में। पर सेकंड केस में मैं बोला कि मैं 100 आइटम परचेस किया 2000 में, ये तो सही है। मैं 80 आइटम्स बेच दिया 50 रुपए यानी 4000 में, ये भी सही है। पर मैं बोला कि जब मैं 80 आइटम बेच रहा हूं, तो मैं एक चैप्टर पढ़ के आया था जिसका नाम था रेशियो मैथमेटिक्स में, और वो चैप्टर मेरे को एक बात सिखाया था। क्या सिखाया था? कि कभी भी आपको जब दो चीजों को कंपेयर करना है तो वो सेम बेंचमार्क में होना चाहिए। तो मैं सोचा कि ऊपर तो मैं खरीदा 100 हूं पर बेच 80 रहा हूं, तो हाउ कैन आई कंपेयर दिस टू? तो मैं क्या किया, मैं 80 आइटम्स बेचा हूं ना, तो मैं 80 आइटम्स की ही कॉस्ट निकाल लिया परचेज की। क्या है, एक आइटम 20 रुपए का है, तो 80 आइटम्स कितने का होगा, 1600 रुपए का। तो मैं 80 आइटम्स बेचा हूं 50 रुपए के हिसाब से 4000। तो मैं इसको कंपेयर किया कि मैं 80 आइटम्स इतने में बेचा हूं, तो 80 आइटम्स कितने में परचेस किया हूं, 4000 में बेचा हूं, 1600 में परचेस किया हूं। तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा 80 यूनिट्स को सेल करने के बाद जो कॉस्ट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 2400। तो मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू बन गए यहाँ पर, एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है तुम लोगों को रियल लाइफ के अकॉर्डिंग। रियल लाइफ में करेंगे तो कौन सा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू और सेकंड वन? ओके, एवरीवन इज गोइंग विद द वोट ऑफ 100% वोट इज फॉर सेकंड वन। यस, और यू आर राइट। भाई यू आर राइट, बिकॉज भाई मैं 80 आइटम बेच रहा हूं, तो मैं 80 आइटम के ही कॉस्ट से कंपेयर करूंगा तो मेरे को जेन्युइन प्रॉफिट मिलेगा। ये इलॉजिकल है कि मैं बेच 80 रहा हूं पर मैं कंपेयर 100 की कॉस्ट से कर रहा हूं। मेरे पास अभी 20 बचे कि नहीं बचे, फटाफट से बताओ। अभी मेरे पास 20 आइटम स्टिल बचे हुए कि नहीं बचे हुए? बचे हुए, मैं उसको बेचूंगा ना बाद में, उसको भी तो बेचूंगा बाद में। अगर मैं 100 खरीदा हूं 80 बेचा हूं, तो 20 अभी बचे हैं मेरे पास, पड़े हुए हैं, मैं बेचूंगा बाद में उसको। यस, बचे हुए बाद में बेचेंगे हम उसको। तो ये होता है सही तरीका। तो अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ध्यान में रखते हुए, यहां पर ध्यान में रखना, यहां पर आओ। ठीक है, अगर यहां पर मैं परचेस करके ला रहा हूं 100 यूनिट्स, ठीक है, मैं 100 यूनिट्स परचेस करके ला रहा हूं, इसमें से मेरे 80 यूनिट्स बिक गए, 80 यूनिट्स बिक गए। और अगर अब देखो, इसको मैं ऐसे अकाउंट पे डाल के दिखाता हूं ना, परचेस 100 यूनिट्स 2000 रुपए, सेल 80 यूनिट्स 4000 रुपए। ठीक है, तो मेरे को बताओ 4000 माइनस 2000, 2000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर से लिखता हूं, परचेस 100 यूनिट्स 2000 रुपए, सेल 80 यूनिट्स 4000 रुपए, बट स्टिल स्टिल क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट, और 20 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है ये बताओ मेरे को। यहां से देखो, एक यूनिट का कॉस्ट कितना था, 20 रुपए था, तो 20 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, 20 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, 400 होगा। अब कितना प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस 2400। अब तुम लोग बोले हो, क्या बोले हो तुम लोग कि भैया सेकंड वाला सही है। तो मेरे को एक बात बताओ, विदाउट क्लोजिंग स्टॉक सही आया या विद क्लोजिंग स्टॉक सही आया प्रॉफिट मेरा? अकाउंटिंग की टेक्निकल भाषा में विदाउट क्लोजिंग स्टॉक मेरे को सही प्रॉफिट मिला या विद क्लोजिंग स्टॉक मेरे को सही प्रॉफिट मिला? विद क्लोजिंग स्टॉक मेरे को सही प्रॉफिट मिला। और अगर तुम कॉमर्स पढ़ के आए हो, बाई चांस अगर कोई ऐसा बच्चा होगा, वैसे तो मैं एज्यूम ही नहीं करता, मैं ये एज्यूम करके पढ़ाता हूं कि मेरे पास सारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, अकाउंट्स के ही नहीं आता उनको। अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से आए हो तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारे टीचर ने इतने डिटेल में ये बात की ही नहीं होगी कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड है क्यों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बट आज की क्लास खत्म होने के बाद तुमको वेल नोन रीजन पता रहेगा इसका
फुल फ्लैज जेन्युइन रीजन पता रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड बैठा क्यों। आपने कभी पूछा भी नहीं होगा टीचर से कि मैम या सर, जब आप बोल रहे हो कि नॉमिनल अकाउंट, जब आप ऐसा बोल रहे हो कि नॉमिनल अकाउंट नेचर है, तो यहां एसेट्स कहां से आ गए? तो एसेट्स इस वजह से आ गए। और इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, थ्योरी पोर्शन है, तब मैं इस बारे में भी बात करूंगा। क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? कि आपको इस पीरियड के, ये जो आपका काउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो इस पीरियड के एक्सपेंसेस को इस पीरियड के इनकम्स के साथ में ही मैच करना है, ताकि आपका जेन्युइन प्रॉफिट निकल पाए, ताकि आपका जेन्युइन प्रॉफिट निकल पाए। क्लियर है सबको? हो रहा है क्लियर? तो इसीलिए आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ेगा 20 यूनिट का, तब आपका जेन्युइन प्रॉफिट निकल के बाहर आए। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मेरे को, अच्छा ठीक है, पहले एक सेकंड इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस चीज को समझो ध्यान से। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग से पूछूंगा, हर चीज का आंसर तुम दोगे। मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूं कि ये जो अकाउंटिंग बनाया है वो भी व्यक्ति था, वो भी एक इंसान था। तो वो इंसान जब ऐसा सोच सकता है तो तुम भी ऐसा सोच सकते हो, बस तुम्हारी मेंटेलिटी को पोक करना पड़ेगा। पोक कर करके मैं तुम्ही लोगों से आंसर निकलवाऊंगा बाहर। मेरे को एक बात बताओ, मेरा 20 यूनिट बच गया है क्या? फटाफट से बताओ, मेरा 20 यूनिट बच गया है क्या? बताओ बच्चों। तो ये कब बिकेगा? क्या ये अगले साल बिकेगा? इस साल बच गया तो अगले साल बेचूंगा ना मैं, कि फेंक दूंगा? मैं बोलूंगा अरे यार पिछले साल का, फेंक दो इसको, फेंक दो। नहीं, अगले साल बेचूंगा ना। तो मेरे को एक बात बताओ, इस साल मैं ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया था। इस साल में ट्रेडिंग अकाउंट को, इसको ऐसे समझो, इस साल में ट्रेडिंग अकाउंट को 100 यूनिट से डेबिट कर दिया था। क्या सोच के? कि इस साल हो सकता है बिक जाएगा। मेरे को नहीं पता था ना, मेरे को नहीं पता था, हो सकता है बिक जाए, हो सकता है ना बिके, हो सकता है और लग जाए तो और मंगा लेता बाद में। ट्रेडिंग अकाउंट को मैं 100 यूनिट से एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया था कि हाँ बिक जाएगा। पर मेरे को साल के अंत में पता चला अरे 80 यूनिट्स बिके हैं, 20 यूनिट्स अभी भी बच गए हैं। तो मैं 20 यूनिट्स को क्रेडिट करके बता दिया हाँ भाई इतने बचे हुए। तो एक बात बताओ, ये 20 यूनिट अगले साल बिकेंगे, तो ये क्योंकि अगले साल बिकेंगे, तो क्या ये इस साल का नहीं, अगले साल का खर्चा हो गया मेरा? इस साल तो नहीं बिके ना, तो इस साल में हटा दिया क्रेडिट में लिख के। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। मेरे को एक बात बताओ, मैं 5,000 रुपए खर्चा कर दिया। किस चीज का खर्चा कर दिया? कुछ भी खर्चा बताओ। रेंट का खर्चा कर दिया, 5,000 रुपए रेंट का खर्चा कर दिया। नहीं, रेंट तो मेरे को नोन होता है, रेंट तो मेरे को पता होता है। 5,000 कुछ भी XYZ खर्चा कर दिया, 5,000 एक्सपेंस लिख दो, EXP लिख दो, एक्सपेंस कर दिया मैं 5,000। अब ये एक्सपेंस किया मैं जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में मैं खर्चा कर दिया। जब 31 मार्च मतलब मेरे साल का आखिरी दिन आया ना, तब मेरे को एक बात पता चली। क्या बात पता चली? कि 5,000 का खर्चा 5 महीने के लिए था। कितने महीने के लिए था? 5। ओ, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को तो इस साल का प्रॉफिट पता लगाना है। हाँ भैया, मेरे को इस साल का प्रॉफिट पता लगाना है। तो इस साल का प्रॉफिट पता लगाने के लिए मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि इस साल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस साल का प्रॉफिट पता लगाने के लिए सिर्फ इस साल के खर्चे लेंगे, सिर्फ इस साल की इनकम लेंगे और कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इस साल का प्रॉफिट निकलेगा। ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेस, ओनली करंट ईयर इनकम वी आर गोइंग टू कंपेयर, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ओनली करंट ईयर प्रॉफिट। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं एक्सपेंस लिख के 5,000 रुपए लिख दिया था अपने बुक में एक्सपेंस, तो क्या मेरे को इसमें से, अगर ये 5,000 5 महीने का है तो 1 महीने का कितना हो गया? 1,000 पर मंथ हो गया, 1,000 पर मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1,000 इंटू 3 महीने का खर्चा मेरा करंट ईयर का हो गया, और 1,000 इंटू 2,000 रुपए मेरा नेक्स्ट ईयर का हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या कायदे से जो 5,000 में एक्सपेंस की तरह लिख दिया था, उसमें से मेरे को 2,000 रुपए अपनी बुक से हटा देने चाहिए कि नहीं हटा देने चाहिए? जेन्युइन प्रॉफिट निकालने के लिए हटा देने चाहिए। बस, बस, अगर तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो
तो फिर से ट्रेडिंग अकाउंट को देखो एक बार और। मैं लिख दिया 100 रुपए, मैं लिख दिया 100 यूनिट्स परचेज डेबिट एज एक्सपेंस, मैंने 100 डेबिट कर दिया, 100 अमाउंट डेबिट कर दिया एज एक्सपेंस। बट मेरे को साल के आखिरी दिन एक बात पता चली, क्या पता चली? कि सिर्फ 80 यूनिट्स ही सेल हुए हैं। इसका मतलब 20 यूनिट्स का क्या अननेसेसरी डेबिट हुआ है, क्योंकि अब ये 20 यूनिट्स तो अगले साल बिकने वाले हैं, इस साल नहीं बिकेंगे, अगले साल बिकेंगे। तो क्या मेरे को इस साल का खर्चा दिखाना चाहिए इसको, कि अब मैं इसको अगले साल ले जाता हूं, मैं अगले साल इसको एज एक्सपेंस दिखाऊंगा? फटाफट से बताओ, सेम लॉजिक के साथ, क्या ये 20 यूनिट्स मेरे को अब नेक्स्ट ईयर ले जाना चाहिए? यस, नेक्स्ट ईयर ले जाना चाहिए। तो बस फिर हो गई ना बात, हो गई ना बात खत्म। ये क्लोजिंग स्टॉक उठ के जाएगा अगले साल और ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा एज अ एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस को मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स, और ये मेरा अगले साल का ऑटोमेटिक खर्चा बन जाएगा। ऑटोमेटिक मेरा अगले साल का ये एक्सपेंस बच जाएगा, क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाके डेबिट होके बैठ गया है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इन अ डिफॉल्ट केस इस साल से ये हटा और अगले साल ये बढ़ा। मेरे को एक बात बताओ, 10,000 रुपए है, इसमें तुम गलती से 200 रुपए प्लस कर दिए, ये तुम्हारी गलती से हुआ है ना ये चीज, तो इस गलती को सही करने के लिए क्या करोगे? गलती से 200 रुपए प्लस हो गया, तो इस गलती को सही करने के लिए क्या करोगे? -200 करेंगे। तो क्या ये गलती सही हो गई? क्या ये गलती सही हो गई? यस। तो वैसे ही यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में तुमने 100 डेबिट कर दिया था, क्योंकि तुमको लगा था कि बिक जाएगा, पर नहीं बिका, 20 बच गया अभी भी। तो जैसे डेबिट कर दिए थे 100 डेबिट, पर 20 तो नहीं बिका, तो 20 को हटाना पड़ेगा। तो जब डेबिट किए 100, तो 20 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 यूनिट्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 100 डेबिट करके बढ़ाए थे, 20 क्रेडिट करके हटा दो। 20 को क्रेडिट करके क्या कर दो? हटा दो। समझे? तो जैसे तुम इस बार खर्चे दिखाए थे, 20 यूनिट के खर्चे हटा दो, तो ऑटोमेटिक उस पॉइंट पे आ जाओगे जिस पॉइंट पे तुम्हारे इस साल के खर्चे दिख रहे हैं, दैट इज 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स के खर्चे तुम्हारे दिख रहे हैं, और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल बिकेगा, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के ये एज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो इसी को अपन बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब इस साल के खर्चों को इस साल के इनकम के साथ कंपेयर करके जेन्युइन प्रॉफिट निकाल के बताओ, ना कि उटपटांग कुछ भी कर दो। एकदम क्लियर है? और लॉजिकल बात कर रहे हैं क्या? एकदम लॉजिकल बात कर रहे हैं क्या? यस, ठीक है, ओके। तो ये होता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आने का लॉजिक। ओपनिंग स्टॉक, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में और बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा स्लोली, वी आर गोइंग टू टेक इट इन अ वेरी स्लो मैनर। बट मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिट साइड क्या लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के? नाम नहीं बताना, कौन से नेचर के आइटम है क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में कौन से नेचर के आइटम्स है? इनकम नेचर के आइटम्स है। और डेबिट साइड में एक्सपेंस नेचर के आइटम है। इनकम जब एक्सपेंस से ज्यादा होती है तो क्या मिलता है मेरे को? इनकम जब एक्सपेंस से ज्यादा होती है मेरे को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और जब एक्सपेंस मेरी इनकम से ज्यादा होती है तब लॉस मिलता है। तो ऑटोमेटिक बताओ, ऑटोमेटिक अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा, तो क्या मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा? हो जाएगा प्रॉफिट, यस। और बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा? बैलेंसिंग फिगर किस, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगा, तो टू प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय लॉस। एग्रीड? एग्रीड और नॉट? यस। अब इस प्रॉफिट और इस लॉस का एक प्यारा सा नाम है। क्या प्यारा सा नाम है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब क्यों है ये नाम, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कोई भी चीज जो मैं बाद में बताऊंगा वो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं बाद में इसको किसी और चीज के साथ लिंक करना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं। इसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट, मैं लिटरली तुमको ये भी बताऊंगा। मैं चाहता ही नहीं कि तुम एक भी चीज रट के रखो। इसका नाम ग्रॉस क्यों है मैं वो भी बताऊंगा तुमको, ग्रॉस शब्द का मतलब बताऊंगा, पर टाइम आने दो, अगली क्लास में आ जाएगा वो टाइम, ठीक है। तो क्या सबको ट्रेडिंग अकाउंट का एक नॉर्मल बेसिक प्रो मैक्स अल्ट्रा बेसिक फॉर्मेट क्लियर है? मोटा मोटा क्लियर है क्या क्या हो सकता है? यस भैया, डेफिनेटली क्लियर है। तो एक बार मेरे साथ में सारे बच्चे सामने देखो, तुमको क्लोजिंग, तुम लोगों को एक
क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अभी मेरी चर्चा खत्म ही नहीं हुई ट्रेडिंग अकाउंट के, अभी तो बहुत सारी चीजें और मैं ला सकता हूँ, पर तुमको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको तुम देखो और मेरे साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करो। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब पिछले साल का खर्चा जो इस साल होने वाला है, मतलब एक ऐसा खर्चा दिया है जो पिछले साल हो गया था बट इस साल का खर्चा है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब लाते टाइम वाला खर्चा, कैरियज आउटवर्ड मतलब जाते टाइम वाला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, परचेज का रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गैस फ्यूल और पावर, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री की लाइटिंग और ऑफिस की लाइटिंग। ठीक है, नीचे में कुछ और दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। ओके, इतना डेटा मेरे को दिया हुआ है। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे और आइटम्स को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग पुट करेंगे। ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलो सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार मेरे को बताएंगे ओपनिंग स्टॉक, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट, नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई। परचेजेस, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, एक मेरे को एक आंसर देना, एकदम बेसिक आंसर। मैं तुमको 10 रुपए की 2 पेन दिया और तुमने एक, मतलब ऑफ कोर्स 2 पेन लेके गए हो तो दोनों पेन से एक साथ तो नहीं लिखोगे, तुम लिखे पेन से तुमको मजा नहीं आया पेन में, पर वही बात है, एक पेन तो तुम यूज कर लियो, मतलब थोड़ा बहुत लिख दियो तो तुम वापस नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुमने मेरे को दूसरी पेन वापस कर दी। तो मेरी कितने की सेल्स हुई, 10 रुपए की कि 5 रुपए की? 10 रुपए की सेल्स हुई कि 5 रुपए की सेल्स हुई? 5 रुपए की। क्यों? क्योंकि 10 रुपए की सेल्स हुई थी पर 5 रुपए की तो वापस हो गई ना। और वैसी तुम्हारी तुम्हारी 10 रुपए की परचेज हुई कि 5 रुपए की परचेज हुई, ये बताओ। 10 रुपए की परचेज, 5 रुपए की, ऑब्वियसली भाई परचेज 10 का ही किए थे पर 5 तो वापस कर दिए ना। तो वैसे ही यहां पर तुमको एक परचेज दिया हुआ है, यहां पर एक परचेज रिटर्न दिया हुआ है। तो कहना ही से कि जब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज लिखूंगा तो मैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेजेस लिखूंगा। फटाफट से बताओ, क्योंकि एक्चुअल में परचेज तो उतने की है ना, बाकी तो वापस कर दिया मैं। हाँ, तो कभी भी आपको नेट परचेज लिखना है तो ये आपका डेबिट साइड जाएगा और ये आपका परचेज से माइनस हो जाएगा। परचेज से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं पी माइनस लिख दिया हूं, ठीक है, माइनस। वैसी सेल्स क्रेडिट जाएगा और ये सेल से माइनस हो जाएगा। वेजेस कहां जाएगा बच्चों? बच्चों वेजेस डेबिट साइड जाएगा, वेजेस। बच्चों कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड डेबिट साइड जाएगा। डेबिट साइड भाई जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो लाते टाइम हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, कैरियज आउटवर्ड का मतलब बता देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जाते टाइम जब सामान जा रहा है उस टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसको कैरियज आउटवर्ड बोलते हैं। भैया ये खर्चा क्यों होगा? अरे बेटा मेरे मक्खन, बेटा तू रॉ मटेरियल परचेस करके ला रहा है तो तू ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहा है, तू सामान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद तू बेचेगा, और जब तू बेचेगा तो भाई बेचने टाइम भी तो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में भरा के, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाते टाइम भी तो ट्रांसपोर्ट लगेगा, लगेगा। तो ये एक बात बताओ, अगर सेल्स के टाइम पे मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दिया तो उससे मेरे मैन्युफैक्चरिंग में कोई फर्क पड़ेगा? ट्रेडिंग में कोई फर्क पड़ेगा? मेरे फैक्ट्री में काम रुक जाएगा? इधर मेरे सेल्स वाला टेम्पो जो है वो गायब हो गया, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप पैसे नहीं देते हो मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा डिलीवरी करने, मैं डिलीवरी नहीं करूंगा तो उससे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। प्रोडक्शन को क्या फर्क पड़ता है? इधर सेल्स डिपार्टमेंट जाने, उनका काम जाने, उन लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ लेना देना थोड़ी है। तो ये चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्वालिफाई नहीं हुआ, ये आइटम डिजर्व ही नहीं करता ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आने में, क्योंकि ये खर्चा चाहे हो चाहे ना हो मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे प्रोडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। भाई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं करोगे तो भाई प्रोडक्शन रुक जाएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं करोगे तो प्रोडक्शन रुकेगा, रुक जाएगा, डेबिट कर दो। गैस फ्यूल और पावर, मेरे को एक बात बताओ, ऑफिस में गैस फ्यूल और पावर लगता है? चलो एक बार को मान लो पावर लगता है, गैस और फ्यूल लगता है ऑफिस में? नहीं लगता, तीनों साथ में दिया हुआ है, मतलब फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है, फैक्ट्री के अंदर का खर्चा मतलब डेबिट, डेबिट। डॉक चार्जेस मैं बता दिया था, डेबिट। डॉक चार्जेस बताया ना, शिप आती है, डॉक यार्ड में रुकती है,
शिप्स का जो सामान उतरा वो डॉक यार्ड में रखाता है, तो वो डॉक यार्ड वाला आपसे किराया लेता है कि यहाँ पर आप रखियो, मेरी जमीन यूज कियो, आप मेरी जमीन यूज कियो सामान रखने के लिए, चार्जेस दो, ऑक्ट्रॉय दो, ऑक्ट्रॉय दो, डॉक चार्जेस दो, तब ले जाने दूंगा, नहीं तो नहीं ले जाने दूंगा। ऐसे मूवी में देखे हो या पबजी में देखे होगे ना, वो बहुत सारे लाल कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के, येलो कलर के कंटेनर रखे रहते हैं, बहुत सारे कंटेनर रखे रहते हैं ना, जॉर्जिया पुल, हाँ जॉर्जिया पुल में रखे रहते हैं, वही तो है डॉक यार्ड। हाँ वही तो है डॉक यार्ड, ठीक है। यस। फैक्ट्री की लाइटिंग डेबिट, अगर फैक्ट्री की लाइटें बंद हो गई प्रोडक्शन रुक जाएगा। ऑफिस की लाइटिंग नहीं आएगा, ऑफिस में लाइट गोल है, फैक्ट्री को क्या लेना देना। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिस में लाइट गोल है, फैक्ट्री को क्या लेता है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, ठीक है बच्चों। यस। तो अब हम लोग इसको फॉर्मेट में डालते हैं, हमने डिस्कशन कर लिया है। हर चीज के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, आप अकाउंटेंट हो। अब हम लोग बचपन में नहीं पढ़ रहे हैं ना। चलो ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। गैस, फ्यूल एंड पावर, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग। क्रेडिट साइड के लिए क्या क्या है, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। तो अमाउंट डाल देते फटाफट, 2.5 लाख, 7 लाख, 22,000। 2,06,000, 34,000, 2,48,000, 75,000, 8,000, 96,000, सेल्स कहाँ गई, 18,00,000, 36,000, और क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख का। देखो बच्चे तब तक इतने होशियार है, चैट बॉक्स में जीबी लिखना चालू कर दिए। तो भैया हम लोग आपसे भी तेज है, आप जानते नहीं हो ये बात। अरे बेटा मैं तो कब से जानता था, मैं तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो भैया फीस हम लोगों की, बेटा पेटीएम नंबर बेटा दे देना तो हम फीस ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा ओके भैया, ठीक है। चलो टोटल लगाते हैं हम लोग, 17,64,000 प्लस 6 लाख, तो ये आ रहा है 23,64,000। 2,50,000 प्लस 6,78,000 प्लस 2,06,000 प्लस 34,000 प्लस 2,48,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 96,000, तो ये आ रहा है 15,95,000। ऑफकोर्स डेबिट साइड छोटा आ रहा है, तो हम लोग 23,64,000 से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7,69,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है। लो, तो ये बन गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। बाकी सब नोटिंग वोटिंग सब साइड में, क्लियर हुआ कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट एकदम बेसिक, अभी तो मैं फॉर्मेट बताया हूं बस। ये देखो कहाँ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का फुल फ्लैश फॉर्मेट। अभी बहुत सारी चीजें कंसिडर नहीं है, बट जो चीजें हम लोग देख लिए एक बार टिक मारते हैं, इसको तुम लोग भी मार सकते हो। ओपनिंग स्टॉक
परचेजेस लेस रिटर्न, वेजेस और सैलरी, गैस फ्यूल और पावर, कैरियज ऑन परचेज, फ्रेट ऑक्ट्रॉय कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और रिटर्न। अब यहां पर बाय स्क्रैप सेल एक लिखा हुआ है, उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई है हमारी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, बाय लॉस, बाय फायर एक आता है, बाय ड्रॉइंग्स आता है, बाय चैरिटी आता है, बाय लॉस बाय थेफ्ट आता है। ये सब चीजें अभी मैंने बस नहीं बात की है, इतनी चीजों के ऊपर मैंने बात नहीं की। कितनी चीजों के ऊपर? 1 2 3 4 और 5, बाकी सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। बाकी सब चीजें भी ऑलरेडी डिस्कस, ओके यस। इसको नोट कर लो। डन, यस भैया, ओके। ठीक है बच्चा पार्टी, एक और क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करो, जीपी निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बता। एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एडजस्टेड परचेज तो मैंने बताया ही नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो, एडजस्टेड परचेज हम बताएंगे। एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के अंदर, अभी नहीं बताएंगे। अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। एक चीज हम लोग सीखे कि नहीं सीखे? क्या चीज भैया? मान लो मैं 100 यूनिट परचेस करके लाया और मैं 30 यूनिट सेल कर दिया, तो मैं 100 यूनिट के कॉस्ट से 30 यूनिट्स को कंपेयर करूं या 30 यूनिट्स के कॉस्ट से 30 यूनिट्स के सेल को कंपेयर करूं? अब ये इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। 30 को 30 से कंपेयर करूं या 100 को 30 से कंपेयर करूं? पर एक चीज हम लोग करते हैं, इस चीज में ना एक गड़बड़ी हो जाती है, और उस गड़बड़ी को, क्योंकि गड़बड़ी हमने की है तो सही भी हमको करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक भी है, एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ओपनिंग स्टॉक है 20 यूनिट्स का, मैं यूनिट्स लिख रहा हूं ना, अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, और परचेज है 100 यूनिट का। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितने यूनिट घुस चुके हैं? फटाफट से बताओ, ट्रेडिंग के अंदर कितने यूनिट्स एंटर कर गए हैं? 120 यूनिट्स एंटर कर गए हैं, और मैंने सेल किया 70 यूनिट्स का, 70 यूनिट सेल किया। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या अभी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है? हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? डेबिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू क्रेडिट। तो क्या अभी डेबिट और क्रेडिट इक्वल है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। तो तुम लोग बोलो भैया क्या मिसिंग है, यहाँ पर क्या मिसिंग है बताओ? क्रेडिट साइड में क्या मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। मैं लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट। ओ, ये तो अभी भी मैच नहीं हुआ। 120 80 40 यूनिट स्टिल मिसिंग। फिर 40 यूनिट कहां गया? 50 यूनिट, हाँ सॉरी, नहीं यार 40 तो है ना, 80 90 100 में 40 यूनिट मिसिंग है। 40 यूनिट अभी भी मिसिंग है, कहां गया? मैं बताता हूं कहां गया। मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले बस एक चीज का आंसर मेरे को तुम लोग बेसिक आंसर दो। 40 यूनिट यहां लिखूंगा कि नहीं, पहले इसी का आंसर दे दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कहां गया। यहां लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? क्या डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट? सही ग्रॉस प्रॉफिट लाने के लिए मेरे को 40 यूनिट को क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कहां गया। इसमें से 10 यूनिट्स, ये इनर कॉलम है, इसमें से 10 यूनिट्स मैंने चैरिटी में बांट दिए। मेरे को एक बात बताओ, जर्नल एंट्री में पढ़े थे चैरिटी करते हैं हम लोग, परचेज में से निकाल के गुड्स को चैरिटी करते हैं, करते हैं। इसमें से 10 यूनिट्स मैंने ड्रॉइंग्स में ले गए। मेरे को एक बात बताओ, पढ़ चुके हैं ओनर कभी कभी स्टॉक निकाल के घर ले जाता है, कभी कभी ओनर स्टॉक ले जाके घर ले जाता है, पढ़ चुके हैं। मैंने 10 यूनिट्स को क्या कर दिए? आग लग गए, आग लग गई 10 यूनिट्स को, 10 यूनिट्स को आग लग गई, लॉस बाय फायर, पढ़े ना? परचेस कई बार जल जाता है, जल जाता है। क्या एंट्री होती थी? एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री भूल गया मैं, एंट्री बताओ मेरे को।
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताओ, क्या परचेज कम हो रहा है? क्या उन जर्नल एंट्रीज में हमने परचेज को कम किया था? हाँ। तो जब यहां परचेज डेबिट होके बढ़ा, तो जब परचेज कम हुआ तो क्रेडिट करूं कि नहीं करूं? एकदम फ्रैंक आंसर दो। जब मैं परचेज को यहां डेबिट किया और बढ़ाया, तो अब जब परचेज कम हो रही है बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, चैरिटी, ड्रॉइंग्स, लॉस बाय फायर, और एक चीज लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाना। तो जब मैं परचेज को डेबिट करके बढ़ाया, तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वेदर इट इज चैरिटी और ड्रॉइंग्स और लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, मेरे को परचेज को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कराने करना पड़ेगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कुछ और भी चीजें आती है, और वो कुछ और चीजें क्या क्या है? चैरिटी, ड्रॉइंग्स, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपके गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ सेल बट बिकॉज ऑफ चैरिटी, बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स, बिकॉज ऑफ लॉस बाय फायर, बिकॉज ऑफ लॉस बाय थेफ्ट, तो जैसे आप प्यार से इसको डेबिट करते हो यहां पर, तो वैसे ही प्यार से किसी भी रीजन की वजह से, मैं एक एकदम बेसिक आपको एक मूल मंत्र बता देता हूं, एक ही नारा लगाना, एक ही नारा लगाना मैं आज बता देता हूं। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके पास गुड्स आ रहे हैं, डेबिट कर दो। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट कर दो। परचेस, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट कर दो। किसी भी रीजन के वजह से गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट कर दो। सेल जा रहे हैं क्या? क्रेडिट कर दो। ड्रॉइंग्स जा रहे हैं क्या? क्रेडिट कर दो। चैरिटी जा रहे हैं क्या? क्रेडिट कर दो। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट जा रहे हैं क्या? क्रेडिट कर दो। और क्लोजिंग स्टॉक का रीजन तो मैंने बता ही दिया है। क्लियर है सबको? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप जितने यूनिट्स डेबिट कर रहे हो, कंपल्सरीली उतने यूनिट्स आपको क्रेडिट करना है, करना ही करना है। जितने यूनिट्स डेबिट किए हो उतने ही क्रेडिट करो। ठीक है? क्लियर है सबको? यस। अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो बेटा लॉजिक लगाओ। बच्चे पूछ रहे हैं भैया परचेज अलग अलग डेट्स में है, अलग अलग डेट्स में परचेज है, तो हम लोग अलग अलग डेट वाइज परचेज लिखेंगे या एक साथ लिखेंगे? मेरे को एक बात बताओ, यहां पर परचेज की एंट्री हो रही है या परचेज का एक जो टोटल आया है, टोटल मसाला जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था, वो उठ के आ रहा है यहाँ पर कि मैं परचेज अकाउंट है? क्या ये परचेज अकाउंट है? नहीं। क्या ये परचेज बुक है? नहीं बेटा, साल के अंत में 31 मार्च को, 31 मार्च को मैं ये बना रहा हूं, तो उस दिन मैं परचेज का टोटल लूंगा। ठीक है? उस दिन मैं सेल्स का टोटल लूंगा, उस दिन मैं ओपनिंग स्टॉक लूंगा, उस दिन मैं क्लोजिंग स्टॉक लूंगा, उस दिन मैं चैरिटी, ड्रॉइंग्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, हर चीज का मैं टोटल बैलेंस लूंगा इस दिन। मेरे को ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखो, मेरे को एक क्वेश्चन में टोटल बैलेंस दिए हैं, पूरे साल का मसाला दिया है। अगर एक दिन का मसाला होता तो यहाँ डेट दी रहती ना। मैं अब अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, अब मैं फाइनल अकाउंटिंग कर रहा हूं, अब मैं अकाउंट्स को क्लोज कर रहा हूं, तो मेरे को जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया है वो इन टोटलिटी दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें डेट्स वाला कोई सीन नहीं है। यस। ठीक है? हाँ। तो आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बिजनेस में सेल परचेज, बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, डायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ओके। वो ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ड्रॉइंग्स, चैरिटी और क्लोजिंग स्टॉक। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा जो कि डेबिट साइड आएगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है मतलब ग्रॉस लॉस है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। इससे एक ऊपर की बात नहीं है, एक नीचे की बात नहीं है, बस खत्म। इतना ही है ट्रेडिंग अकाउंट, बस। क्लियर है सबको ट्रेडिंग अकाउंट? यस। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। आज मेरे को तुम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था ट्रेडिंग अकाउंट का, और वो टारगेट हमारा पूरा हो गया। तो आज के लेक्चर में बस, और भारी लेक्चर था क्योंकि तुम लोग कभी सोचे भी नहीं होगे कि कहाँ एक चैप्टर में हम लोग ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों पढ़ डाले थे क्लास 11th में। 1 घंटे की एक क्लास में हम लोग 11th में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट खत्म कर दिए थे भैया। अगले दिन क्वेश्चन किए, तीसरे दिन चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। और आज हम लोगों को सिर्फ 1 दिन लग जाएगा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को समझने में। 1 दिन लग गया, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं किए। अभी तो कितने सारे क्वेश्चन करने जो एक्स्ट्रा कराऊंगा मैं।
कितने सारे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने के बाद कितने सारे क्वेश्चन में मॉड्यूल के कराऊंगा, है ना। उसके बाद जाके ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होगा, फिर पीएनएल आएगा, फिर पीएनएल खत्म होगा, फिर बैलेंस शीट आएगा, फिर बैलेंस शीट खत्म होगा तो तीनों साथ में आएगा, फिर तीनों साथ में एडजस्टमेंट आएगा। तब उस हिसाब से तुम अंदाजा लगा लो कितने क्लासेस तुम्हारी लगने वाली है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर मजा बहुत आएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।